नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको देश दुनिया की बड़ी और अहम खबर दिखाएंगे, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज। तो आपको बता दें कैसे यूरोप से अरब तक धरती बारूदी बारिश से दहल रही है। रूस ने यूक्रेन के कीव पर बीती रात से जबरदस्त मिसाइल हमले जारी कर रखे हैं। रूस के हमलों में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। कीव के साथ साथ खार्किव पर भी रूस ने क्रूज मिसाइल हमले किए हैं। रूस के विध्वंसक अटैक में खार्किव के 6 लोगों की मौत हुई है। कीव और खार्किव के साथ ही निप्रोपेट्रोव्स्क भी रूसी मिसाइलों का टारगेट बना है और इन मिसाइल हमलों की वजह से 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन का सूमी रूस के कामिकाजी हमलों से दहल गया है। सूमी के रिहायशी इलाके पर ड्रोन गिरने से कई इमारतें नष्ट हो गई हैं। उधर गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्सेज और हमास के बीच खान यूनिस क्षेत्र में भीषण गोलीबारी जारी है। इराक पर अमेरिका ने पहली बार स्ट्राइक करते हुए ईरान के समर्थन वाले कतैब हिजबुल्लाह संगठन के ठिकानों पर हमले किए हैं। लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत और जहाजों पर हूती के हमले जारी हैं। अमेरिका ने हूती के एक मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया है। हूती के हमलों से क्रोधित अमेरिका ने यमन में हूती के ठिकानों पर दूसरे दिन लगातार हमले किए हैं। पूर्वी यूरोप यूक्रेन से लेकर अरब के इजराइल, गाजा, इराक और यमन तक बारूदी ज्वाला भड़क उठी है। यूक्रेन पर रूस के हमले और अरब में हूती अमेरिका के बीच वार पलटवार जारी है। रूस और ईरान के साथ नेटो देशों की जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। ये 5 तस्वीरें महासंग्राम की आशंका को बढ़ावा दे रही हैं। यूक्रेन के 4 क्षेत्र रूसी मिसाइल हमलों में 48 घंटे से धधक रहे हैं। कीव से खार्किव तक तस्वीरें बता रही हैं कि रूस के हमलों की तीव्रता क्या है। इराक में अमेरिका और कतैब हिजबुल्लाह की जंग शुरू हो गई है। लाल सागर में रक्तपात जारी है और उसका नतीजा यह है कि अमेरिका ने लगातार हूती के संगठन के खिलाफ अपना सीधा जो हमला है वो छेड़ दिया है। यमन अमेरिकी मिसाइलों के धमाकों से धधक उठा है। अमेरिका लगातार यमन पर हमले कर रहा है। इन घटनाओं के साथ ही युद्ध के मैदान में अब से कुछ देर पहले बहुत बड़ी घटना घटी है। रूस के आसमान में बहुत बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके में न सिर्फ रूस का ट्रांसपोर्ट विमान जल गया, बल्कि विमान में सवार 65 यूक्रेनी बंदी भी मारे गए। रूस का दावा है कि विमान को यूक्रेन ने 3 मिसाइलों से टारगेट किया, इसी कारण वो जल गया। यूक्रेन ने इस वजह से अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन पुतिन बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने यूक्रेन को पूरी तरह से मिटा देने की सौगंध खा ली है। ये धमाका, रूसी विमान की ये बर्बादी यूक्रेन के विनाश का ट्रिगर बनने जा रहा है। ज़ेलेंस्की सेना ने रूस को रूस की धरती पर जो जख्म दिया है, उससे यूक्रेन खुद ही खत्म हो सकता है। यूक्रेनी फोर्स ने रूस पर जो गोरिल्ला घात किया है, उसका परिणाम बहुत ही भयावह होने वाला है। यूक्रेन के गोरिल्ला अटैक से पुतिन और उनकी सेना इतनी बेकाबू हो गई है कि अगले कुछ दिनों में यूक्रेन का संपूर्ण संहार हो सकता है।
यूक्रेन के संपूर्ण सर्वनाश की वजह बनेगी ये तस्वीर। चौबीस जनवरी की तारीख, रूस में सुबह 11 बजे का वक्त हो रहा था। ठीक उसी समय बेलगरोद के आसमान में बहुत बड़ा धमाका हो गया। विस्फोट की जद में रूस का IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान आया। फिर जो कुछ हुआ उसका दहलाने वाला वीडियो आपके सामने है। विस्फोट के बाद विमान में आग लगी, वो नीचे जमीन पर आकर गिर गया। उसके बाद बहुत बड़ा धमाका हुआ, आग की ऊंची ऊंची लपटें नजर आने लगी। पूरा का पूरा विमान भस्म हो गया। विमान के जलने के साथ ही रूस ने ऐलान कर दिया कि यह हादसा नहीं बल्कि हमला है जिसे यूक्रेन ने अंजाम दिया है। रूस का दावा है कि यूक्रेनी फोर्स ने नेटो के हथियारों से हमला किया, जिससे रूस का ट्रांसपोर्ट विमान जल गया। रूसी सेना ने यह भी ऐलान किया है कि हमले के लिए यूक्रेन ने पेट्रियट या IRIS-T से एक के बाद एक 3 मिसाइलें दागी। विमान के जलने से हुए नुकसान को लेकर 2 थ्योरी सामने आई है। पहली थ्योरी है रूस की। रूस के मुताबिक विमान यूक्रेन के 65 बंदियों को लेकर जा रहा था। यूक्रेन के हमले में विमान के साथ साथ सभी खत्म हो गए, जबकि यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस का ट्रांसपोर्ट विमान S-300 मिसाइलों का जखीरा लेकर जा रहा था। विमान के साथ साथ सभी मिसाइलें जल गई। 65 यूक्रेनी बंदी मारे गए या S-300 मिसाइलें भस्म हुई, इसका सच तो अब तक सामने नहीं आ सका है। लेकिन हकीकत यह है कि विमान जलने के बाद से क्रेमलिन बहुत क्रोध में है। अगर यह हमला यूक्रेन ने किया तो यह उसके विनाश का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। पुतिन सेना ऐसा विध्वंसक बदला लेगी जिससे अगले कुछ ही दिनों में यूक्रेन का अस्तित्व खत्म हो सकता है। सवाल यही है कि अगर यह हमला यूक्रेन ने किया तो इसकी वजह क्या है? इस हमले का ट्रिगर पॉइंट क्या है? दरअसल यूक्रेन के इस गुरिल्ला अटैक की वजह है पुतिन का वो बारूदी अभियान जिससे यूक्रेन के ज्यादातर शहर जल रहे हैं। जनवरी की रात को रूसी सेना ने कीव के साथ साथ यूक्रेन के 1 दर्जन शहरों में भीषण मिसाइल प्रहार किया। रूसी सेना ने आधी रात 6 घंटे तक भीषण हमला किया, जिसमें यूक्रेन के 18 लोग मारे गए। कीव में 9 यूक्रेनी मारे गए, खार्किव में 6 और निप्रोपेट्रोवस्क में 3 लोगों की जान चली गई। इस हमले में रूसी सेना ने अपने 5 सबसे घातक और विनाशक हथियारों का इस्तेमाल किया। रूसी सेना ने यूक्रेन पर अपने 5 सबसे खतरनाक मिसाइल और बम से हमला किया। X-101 मिसाइल, KH-101 मिसाइल, किंजल मिसाइल, इस्कंदर मिसाइल और फैब 500 बॉम्ब से कीव समेत यूक्रेन के 1 दर्जन शहरों में रूस ने विनाश का नया अध्याय लिख दिया। यूक्रेन पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला इसलिए माना जा रहा है क्योंकि रूस ने जिन हथियारों से हमला किया वो दुनिया के सबसे विनाशक हथियारों में से एक हैं। रूसी सेना ने जिस X-101 मिसाइल का इस्तेमाल किया वो लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। असल में यह परमाणु क्रूज मिसाइल है, यानी परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। रूस इसे अपने Tu-95 बॉम्बर से फायर करता है। इसकी स्पीड हाई सबसोनिक है। यह 10,000 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को तहस नहस कर देती है।
इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। रूसी फौज ने यूक्रेन पर KH-101 मिसाइलों से भी हमला किया। ये घातक क्रूज मिसाइल है, इसे हवा से फायर किया जाता है। ये 450 किलो पेलोड ले जाकर शत्रु को तबाह करती है। इसकी रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। रेंज है 5000 किलोमीटर। ये सटीक हमला करने के लिए कुख्यात है। रूसी सेना ने किंजल बैलिस्टिक मिसाइलों की भी बरसात की है। ये हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करती हैं। इसकी हमला करने की रफ्तार है 12500 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। ये एटमी वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। 480 किलो पेलोड ले जाकर शत्रु सेना का संहार करती है। रूस ने इस्कंदर मिसाइल से भी यूक्रेनी शहरों में कहर बरपाया। ये जमीन से जमीन पर हमला करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 7500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाकर धावा बोलती है और 500 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को खत्म कर देती है। ये 700 किलो पेलोड ले जा सकती है। इसका विस्फोट इतना बड़ा होता है कि एक बड़ा इलाका खंडहर बन जाता है। रूसी फौज ने यूक्रेन में फैब 500 बॉम्ब से भी तबाही मचाई। ये दुनिया के चंद खतरनाक बमों में से एक है। इसका वजन 500 किलो होता है। इसे हवा से जमीन पर छोड़ा जाता है। हमला करने की इसकी रफ्तार 1900 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये महाधमाका करने के लिए जाना जाता है, इसीलिए दुनिया इसे महाबॉम्ब के नाम से भी जानती है। इसका इस्तेमाल रूस दुश्मन के सैन्य ठिकानों और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए करता है। युद्ध के मैदान से आई वॉर रिपोर्ट के मुताबिक 6 घंटे के अंदर रूसी सेना ने इतनी मिसाइलें दागी कि गिनती करना मुश्किल हो गया। हालांकि यूक्रेन ने रूसी हमले को लेकर आंकड़ा जारी किया है। यूक्रेन के मुताबिक 6 घंटे के अंदर रूस ने 41 मिसाइलें दागी। इनमें से 21 मिसाइलों को यूक्रेनी एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट कर लिया। यही बात यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी कही है। यूक्रेन ने खुद स्वीकार किया है कि रूस ने 40 से 41 मिसाइलें दागी, लेकिन सच ये है कि ये संख्या इससे कहीं बड़ी है। रूसी सेना ने विध्वंसक प्रहार कर यूक्रेन में 200 से ज्यादा टारगेट तहस नहस कर दिए। रूस के हमले में न सिर्फ यूक्रेनी सेना के पोजीशन तबाह हुए बल्कि 140 घर भी जल गए। सबसे बड़ी तबाही खार्किव और कीव में हुई है। यूक्रेन के ये दोनों शहर हमले के बाद बारूदी आग में भस्म हो गए। रूस की बमबारी के बाद कीव के लोग बंकर में पहुंच गए हैं। रूस ने कीव पर किंजल के साथ साथ X-101 मिसाइल से हमला किया, जिससे पूरा शहर ध्वस्त हो गया। रूसी सेना की मिसाइल स्ट्राइक से खार्किव में ब्लैकआउट हो गया। बिन बिजली के 11,000 जिंदगियां जमने को मजबूर हैं। रूसी सेना ने सूमी में यूक्रेन के सैन्य और ऊर्जा ठिकानों को जलाकर राख कर दिया। कीव के पास स्वातोशिंकी में रूस ने KH-101 किंजल मिसाइलों से धावा बोला। हमले के बाद शहर में आपातकाल लग गया। चेर्निहिव में रूस ने यूके की हथियार फैक्ट्री और हथियार गोदाम को टारगेट किया। डोनेस्क में रूसी हमले से यूक्रेनी सेना के ठिकाने और हथियार डिपो ध्वस्त हो गए। पुतिन के आदेश के बाद रूसी सेना नई रणनीति के साथ हमले कर रही है। पुतिन पलटन अब यूक्रेन की हथियार फैक्ट्री, हथियार डिपो, सैन्य छावनी और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही है। भीषण हमला कर रूस सर्दी में यूक्रेन को लाचार करना चाहता है ताकि बेबस यूक्रेनी सेना सरेंडर को मजबूर हो जाए। कीव पर कब्जे के लिए पुतिन ने बेलारूस फ्रंट से भी सेना भेज दी है। रूस के हजारों फौजी तेजी से कीव की तरफ कूच कर रहे हैं।
जो रूसी जवान फ्रंट लाइन पर हैं, वो भी ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। भीषण हमले के साथ ही कीव में घुसने और वहां रूस का ध्वज फहराने का प्लान है। ये काम जनवरी खत्म होने के साथ ही पूरा करना है। रूसी सेना की बमबारी के लिए पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री को कमांड और कंट्रोल रूम में 24 घंटे मौजूद रहने का आदेश दिया है, ताकि कीव कब्जे से जुड़ा हर अपडेट उनके पास फौरन पहुंच सके। लेकिन अब युद्ध के मैदान में बहुत बड़ा और खतरनाक मोड़ आ चुका है। रूस का ट्रांसपोर्ट विमान जल चुका है। ये वो घटना है जो यूक्रेन के संहार की सबसे बड़ी वजह बनेगा। यूक्रेन के संपूर्ण सर्वनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि क्रेमलिन में पुतिन की हाई लेवल मीटिंग हुई है। वॉर कमांडर्स के साथ पुतिन की बैठक। यूक्रेन से बदला लेने का बन रहा है प्लान। यूक्रेन हमले में विमान जलने से भड़के पुतिन। यूरोप तो जंग की आग में जल ही रहा है, लेकिन यूरोप से भड़की चिंगारी अब अरब में जंग की ज्वाला बन चुकी है। इजराइल की हट और ईरान की प्रॉक्सी रणनीति के चलते अरब का एक बड़ा हिस्सा धमाकों से दहल रहा है। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन हूती के ठिकानों पर बमबारी की है और साथ ही इराक में भी ईरान के समर्थन से चलने वाले मिलिटेंट संगठन को निशाना बनाया है। अमेरिका ने कतैब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक की है। इसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव पहले से ज्यादा बढ़ गया है और माना जा रहा है कि प्रॉक्सी संगठनों के हमले जारी रहे तो ईरान और अमेरिका की जंग छिड़ सकती है। मिलिटेंट संगठनों के वर्चस्व का अखाड़ा बना रहने वाला अरब अब महाशक्तियों के शक्ति प्रदर्शन का मैदान बन गया है। अमेरिका जिन प्रॉक्सी संगठनों को रोकने के नाम पर अरब में अपने सैन्य बेस बनाए हुए है, अब प्रॉक्सी संगठन उस पर भारी पड़ने लगे। अमेरिका के अरब में जितने भी सैन्य बेस हैं, मिलिटेंट संगठनों के निशाने पर आ गए हैं और इसीलिए अमेरिका ने आत्मरक्षा के लिए इराक से यमन तक बारूदी वर्षा शुरू कर दी। जनवरी की रात अमेरिका ने इराक में सक्रिय कतैब हिजबुल्लाह मिलिटेंट संगठन के ठिकानों पर हमले किए। ईरान के समर्थन से चलने वाला कतैब इराक में अमेरिकी सैन्य बेस पर कई बार हमले कर चुका है। ये इराक से आई हिजबुल्लाह के हमले और अमेरिका की तरफ से इंटरसेप्ट किए गए एक रॉकेट की तस्वीरें हैं। बगदाद के नजदीक अमेरिका पर कतैब हिजबुल्लाह ने एक रॉकेट हमला किया और एयर डिफेंस सिस्टम से निकली एक मिसाइल ने उसे टारगेट पर गिरने से पहले ही नष्ट कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने कतैब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक शुरू कर दी। अमेरिका के मिसाइल हमले से सीरिया बॉर्डर के पास कतैब का अल कईम हेडक्वार्टर तबाह हो गया। ये तस्वीरें कतैब हिजबुल्लाह के दूसरे ठिकाने की हैं, जो यूएस के मिसाइल हमले के बाद खंडहर बन गया। कतैब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अमेरिका ने देर रात तक हमले जारी रखे। अमेरिका ने इराक में कतैब के जुर्फ अल सखर, अल कईम और एक गुमनाम ठिकाने पर स्ट्राइक की। इस हमले का टारगेट कतैब के मुख्यालय और ड्रोन स्टोर को बनाया गया। कतैब ने 20 जनवरी को अमेरिका के अल असद एयरबेस पर मिसाइल हमला किया था।
20 जनवरी से पहले भी कतैब इराक के अमेरिकी ठिकानों पर 150 से ज्यादा ड्रोन हमले कर चुका है। कतैब हिजबुल्लाह इराक में चलने वाला एक शिया मिलिटेंट संगठन है। कतैब को हथियारों की सप्लाई ईरान से होती है। अमेरिका ने कतैब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले के साथ साथ हूती के खिलाफ भी बड़े हमले किए हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के हमलों से अरब का बड़ा हिस्सा बारूदी अग्नि में जलने लगा है। अरब में युद्ध की ज्वाला धधकने लगी है। कतैब हिजबुल्लाह के हमलों से घायल अमेरिका ने इराक से जंग छेड़ दी है। कतैब हिजबुल्लाह के 3 ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए हैं। सीरिया भी बारूदी वर्षा से दहल उठा है। सीरिया में यूएस के सैन्य बेस पर रेजिस्टेंस फोर्सेस ने जबरदस्त हमले किए हैं। इजराइल की गाजा पट्टी में जंग जारी है। खान यूनुस में भीषण जंग के बीच हमास के हमले में आईडीएफ के 22 सैनिक मारे जा चुके हैं। उधर ईरान युद्ध की आग और भड़का रहा है। ईरान से हूती को हथियार सप्लाई तेज हो गई है। यूएस बेड़े पर हमले के लिए हूती को एडवांस्ड मिसाइलें भेज दी गई हैं। अमेरिका ने लाल सागर जलमार्ग को बचाने के लिए यमन में हूती के खिलाफ ऑपरेशन पोसाइडन आर्चर जारी रखा है। लगातार दूसरे दिन हूती के ठिकानों पर यूएस और यूके ने स्ट्राइक की है। इराक के साथ साथ यमन भी अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के टारगेट पर है। अमेरिका और ब्रिटेन ने 23 जनवरी की रात भी यमन में हूती के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक जारी रखी। अमेरिका और ब्रिटेन के फाइटर जेट ने गाइडेड बम से हूती के ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने सना में हूती के ठिकानों पर बम बरसाए। अमेरिका ने 23 जनवरी की रात हूती के सना, ताइज, अल कायदा ठिकानों पर हमले किए। इन जगहों पर हूती के 9 से ज्यादा बेस को टारगेट बनाया गया। हूती के मिसाइल और ड्रोन स्टोर पर बमबारी की गई। अमेरिका की दोहरी स्ट्राइक के बाद हूती ने कहा है कि इन हमलों का पलटवार बहुत विध्वंसक होगा। कतैब हिजबुल्लाह और हूती ने एक साथ अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर हमले का ऐलान कर दिया है। जिसका मतलब है सीरिया, इराक में यूएस के ठिकानों पर कतैब बड़े हमले कर सकता है। इसके साथ साथ लाल सागर, अदन की खाड़ी में हूती यूएस नेवी को निशाना बना सकता है। अदन की खाड़ी से लेकर फारस की खाड़ी तक अमेरिका और इजराइल के लिए संकट खड़ा हो चुका है। अमेरिका ने ईरान के समर्थन से चलने वाले प्रॉक्सी संगठनों से सीधी जंग लाल सागर जलमार्ग की सुरक्षा के नाम पर शुरू की, लेकिन ये पूरे अरब में फैल चुकी है और अमेरिका के लिए संकट बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की बड़ी खबर जो युद्ध के मैदान से आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि विमान जलने की जांच कर रहा है रूस। रूसी इंटेलिजेंस एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं। जांच रिपोर्ट आने पर यूक्रेन पर बड़ा हमला भी हो सकता है। रात में रूस यूक्रेन पर भीषण हमला कर सकता है, इसकी आशंका जाहिर की जा रही है। विमान हादसे के बाद जांच की जा रही है इस पूरे हादसे के पीछे कौन शामिल था। नेटो युद्धाभ्यास के नाम पर एकजुट हो रहा है, तो पुतिन ने भी अपने सबसे घातक हथियार से प्रहार की तैयारी शुरू कर दी है। रूस से जो रिपोर्ट सामने आई है उससे एक बार फिर यह संकेत मिल रहा है कि पुतिन नेटो को सबक सिखाने के लिए अपने परमाणु जखीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं।
रूस में सेना को परमाणु हमले से निपटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक खास चीज बनाई है जिसमें परमाणु हमले के दौरान होने वाली तमाम चीजों को दिखाया ही नहीं बल्कि महसूस भी कराया जा सकता है। दूसरी तरफ पुतिन के नए दोस्त किम जोंग की आक्रामकता बढ़ती जा रही है। गुस्से में है पुतिन और एक्शन में है रूस की पूरी सेना। पचास युद्धपोत, 80 फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर के साथ 90,000 सैनिकों से नेटो के युद्धाभ्यास ने पुतिन को चौकन्ना कर दिया है। समंदर से लेकर आसमान तक नेटो अपनी ताकत का टेस्ट करने वाला है। एक महायुद्ध में जीत हासिल करने की प्रैक्टिस करने वाला है। नेटो के इसी तेवर ने पुतिन को सचेत कर दिया है क्योंकि इस वक्त नेटो के लिए सबसे बड़ी चुनौती रूस है। युद्धाभ्यास के ऐलान के साथ ही रूस से परमाणु युद्ध के कई संकेत मिल रहे हैं। रूस परमाणु युद्ध का अभ्यास शुरू करने वाला है। रूस की सेना को परमाणु युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। घातक हथियारों से सामना करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। परमाणु बम से होने वाले असर से बचने की तरकीब सिखाई जाएगी। नेटो कितना शक्तिशाली है यह दुनिया जानती है, लेकिन पुतिन को सबसे ज्यादा गुमान अपनी परमाणु शक्ति पर है। पुतिन जानते हैं कि एटम बम का जवाब भी एटमी हमले से मिलेगा। पुतिन जानते हैं कि सुपर पावर बनने के लिए निर्णायक युद्ध परमाणु हथियारों से ही होगा। इसलिए परमाणु युद्ध जीत को सुनिश्चित करने की कोशिश शुरू कर दी गई है। रूस की सेना के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम है। रूस के पास परमाणु युद्ध लड़ने के लिए सैनिक भी है, लेकिन परमाणु युद्ध का अनुभव रूस की सेना के पास नहीं है। पुतिन अपनी आर्मी को परमाणु युद्ध का अनुभव देकर ट्रेन करना चाहते हैं। ऐसा धमाका होगा तो क्या होगा? कितनी बड़ी आग होगी? रेडिएशन का कैसा असर होगा? युद्ध की कैसी आंधी होगी? कितनी तबाही होगी? इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या करना होगा? ये सब इतिहास में हुए धमाके और वैज्ञानिकों के शोध के आधार पर सिर्फ पढ़ा जा सकता है। लेकिन पुतिन को लगता है कि ऐसी तबाही कभी भी आ सकती है, इसलिए सेना की ट्रेनिंग के लिए एक सिमुलेटर तैयार किया गया है। सिमुलेटर में परमाणु हमले जैसा माहौल तैयार हो सकेगा। सैनिकों को वैसे ही वातावरण में ट्रेनिंग दी जाएगी। रेडिएशन और धमाके की आग से बचने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। रूस की कोशिश है कि ग्राउंड फोर्स परमाणु हमले के दौरान होने वाली तमाम चीजों को बेहतर तरीके से समझ सके और खुद को परमाणु युद्ध के लिए तैयार करे। रूस के सैनिकों को न्यूक्लियर हमले के अलावा रासायनिक हथियारों के साथ साथ बायोलॉजिकल हथियारों से बचने की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। रूस के पास वॉर प्रैक्टिस के लिए सिमुलेटर पहले भी थे, लेकिन नया सिमुलेटर ज्यादा आधुनिक है। सिमुलेटर के जरिए रूस के सैनिक परमाणु धमाके से बनने वाले मशरूम को करीब से देख सकेंगे। धमाके के बाद होने वाले असर को समझ सकेंगे। रेडिएशन से होने वाले नुकसान को समझ सकेंगे।
इन तैयारियों के बीच पुतिन के परमाणु बंकर को भी रेडी रखा गया है। परमाणु युद्ध के दौरान पुतिन और रूस के टॉप अफसर कैसे सेफ रहेंगे, ये आपको बताते हैं। रूस के पास परमाणु हमला करने की ताकत है तो उससे बचने का इंतजाम भी है। पुतिन के लिए खास न्यूक्लियर बंकर तैयार है। ये चीन और मंगोलिया की सीमा पर है। यहाँ ढांचा पर्वत के नीचे न्यूक्लियर बंकर बनाया गया है। पुतिन के न्यूक्लियर बंकर में लिफ्ट की सुविधा भी है। बंकर में 1 साल के राशन का स्टॉक रखा गया है। कई लोग आराम से 1 साल तक बंकर में रह सकते हैं। पीने के पानी का भी बहुत बड़ा स्टॉक मौजूद है। यहाँ पानी का फिल्टर करने की सुविधा भी मौजूद है। बंकर में छोटी सी क्लिनिक भी मौजूद है जिसमें जख्मी लोगों का इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर, नर्स की तैनाती रहती है। बंकर के भीतर दवाओं का भंडार रखा गया है। तमाम जरूरी दवाएं रखी गई हैं। युद्ध के लिए पुतिन मीटिंग ले सकते हैं। इसके लिए बंकर में कॉन्फ्रेंस रूम भी बनाया गया है। बंकर में वॉर रूम भी है जिसके जरिए पुतिन सेना को आदेश दे सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बंकर के भीतर 25 से ज्यादा बेडरूम हैं ताकि पुतिन और उनके परिवार के समेत कई सीनियर मंत्री और ऑफिसर उनके साथ रह सकें। पूरे रूस में कई बंकर्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये परमाणु हमले को भी फेल कर सकते हैं। इन्हें मेट्रो 2 सिस्टम कहा जाता है। कहा जाता है कि ये शीत युद्ध के दौरान बने थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन से परमाणु बंकर सुरंग के जरिए जुड़े हैं। यानी अगर रूस पर परमाणु हमला हुआ तो पुतिन पल भर में जमीन के कई फीट नीचे सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। रूस के शहरों की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। सेंट पीटर्सबर्ग में एयर डिफेंस की तैनाती बढ़ाई गई है। सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन ड्रोन हमले में कामयाब हुआ था। सेंट पीटर्सबर्ग राष्ट्रपति पुतिन का होम टाउन है। मॉस्को में भी पंजशीर S-1 की तैनाती की गई है। रूस के साथ नॉर्थ कोरिया भी बेहद आक्रामक है। पुतिन के नॉर्थ कोरिया के दौरे के ऐलान के बाद बुधवार को किम जोंग ने एक बार फिर मिसाइलों का धमाका किया है। रिपोर्ट के मुताबिक समंदर में कई क्रूज मिसाइलें फायर की गई। किम जोंग ने आर्क ऑफ रीयूनिफिकेशन को गिराकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से स्मारक के गिराए जाने का पता चला है। स्मारक उत्तर और दक्षिण कोरिया के मिलन के प्रस्ताव को दर्शाता था। किम ने दक्षिण कोरिया को सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया है। पुतिन और किम के इन तैयारियों के बीच कई छोटे छोटे देश युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। नॉर्वे ने भी खुद को युद्ध के लिए तैयार कर लिया है। स्वीडन भी युद्ध की तैयारी में जुट गया है। नेटो की सदस्यता लेने के लिए स्वीडन ने साल 2022 में आवेदन दिया था। तुर्की की संसद ने मंगलवार को मंजूरी दे दी। नेटो की सदस्यता लेने की कोशिशों के बीच पुतिन ने स्वीडन को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। अब स्वीडन के साथ फिनलैंड भी युद्ध की तैयारी में है। यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस के करीब मौजूद तमाम छोटे छोटे देश पुतिन को संदेह की नजरों से देखते हैं और रूस के हमले से निपटने की तैयारियों में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध के मैदान से जो इस वक्त बड़ी जानकारी आ रही है वो ये कि बेलगोरोद में विमान जलने से भड़के हुए हैं पुतिन। लीमन में रूसी सेना का विध्वंसक बदला देखने को मिला। हमले में यूक्रेन की हथियार फैक्ट्री को तबाह कर दिया गया। रूसी सेना ने लीमन में 12 मिसाइलें दागी। हमले के बाद लीमन में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। जिन पश्चिमी देशों के सहारे यूक्रेन ने रूस जैसे ताकतवर मुल्क से दुश्मनी मोल ली, बैटल ग्राउंड में विध्वंसक जंग लड़ी, आज यूक्रेन के वही मददगार मित्र देश उससे किनारा कर रहे हैं। युद्ध के बीच ही उसका साथ छोड़ रहे हैं। जानते हैं कैसे? हथियारों की सप्लाई रोककर, बम गोला बारूद की डिलीवरी रद्द करके। बस हालात ऐसे हो चुके हैं कि किसी भी वक्त ज़ेलेंस्की सरेंडर कर सकते हैं। यूक्रेनी सेना घुटनों के बल आ सकती है। आखिर क्यों ज़ेलेंस्की के मित्र देशों ने छोड़ा उनका साथ?
क्यों अमेरिका, नेटो और यूरोपियन यूनियन है लाचार, देखिए। जंगी खाना साफ, सरकारी खजाना भी हाफ, नहीं बचे बम, गोला बारूद और हथियार। कैसे ज़ेलेंस्की ब्रिगेड लड़ेगी वॉर? कैसे यूक्रेन करेगा रूसी हमले का पलटवार? जी हां, दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका, दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन नेटो और दुनिया का सबसे ताकतवर गुट यूरोपियन यूनियन। यूक्रेनी खेमे को पावरफुल बनाने के लिए ये तीनों शक्तियां बीते 2 साल से जुटी हुई थी। बम, गोला बारूद के साथ साथ विध्वंसक हथियारों की खेप सप्लाई कर रही थी। मगर मौजूदा हालात ऐसे हैं कि किसी भी वक्त यूक्रेन की फौज वॉर जोन में सरेंडर कर सकती है, रूसी सेना के आगे घुटनों पर आ सकती है। और जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है? वेपन क्राइसिस। असल में यूक्रेनी सेना के पास गोला बारूद की भारी किल्लत हो चुकी है, जिसके चलते वो रूसी हमले का पलटवार तो छोड़िए, डिफेंस तक नहीं कर पा रहा, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को मिलिट्री पैकेज देने से इनकार किया। नेटो भी यूक्रेन को तत्काल हथियार देने में असमर्थ है। जर्मनी भी यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने में असक्षम है। यूरोपियन यूनियन ने भी सैन्य पैकेज देने में असमर्थता जताई। दरअसल एक अकेले पुतिन ने अपने जंगी तेवरों से यूक्रेन ही नहीं बल्कि सुपर पावर अमेरिका, नेटो और यूरोपियन यूनियन के होश फाख्ता कर रखे हैं। शायद यही वजह है कि हर कोई यूक्रेन की मदद छोड़ खुद को बचाने की कोशिश में जुट गया है। इसीलिए साल 2024 के आगाज के साथ ही जंग में यूक्रेन की सेना बैकफुट पर जाती दिखाई दे रही है। दरअसल अमेरिका, नेटो और यूरोपियन यूनियन के देश इसलिए भी यूक्रेन की मदद से कतरा रहे हैं क्योंकि बीते 2 सालों में ऐसे कुछ ही मौके आए हैं जब यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर रूस पर चढ़ाई की हो, रूसी सेना पर दबाव बनाया हो। हकीकत तो यह है कि अब तक वेस्ट ने यूक्रेन को जो भी हथियार दिए हैं या तो वो तबाह हो चुके हैं या फिर वो जंग लड़ने की हालत में नहीं है। और सबसे ताजा मामला अमेरिका के ब्रैडली आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल का है। जी हां, अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पेंटागन की तरफ से यूक्रेन को 200 ब्रैडली आर्मर्ड व्हीकल दिए गए, जिनमें से दर्जनों ब्रैडली व्हीकल तबाह हो चुके हैं। इसी तरह 31 अब्राम्स टैंक यूक्रेन को दिए गए। रूस ने 1 दर्जन से ज्यादा टैंक तबाह कर दिए। बैटल ग्राउंड में अमेरिका टैंक हथियार भेजता रहा और जैसे ही यूक्रेन इनका इस्तेमाल करता, रूसी सेना विध्वंसक प्रहार से अमेरिकी जंगबाजों को नेस्तनाबूद कर दे रहा था। बस अमेरिकी हथियारों की इसी तबाही को देखते हुए अब पेंटागन यूक्रेन को हथियार देने से बच रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूएस डिफेंस की तरफ से जो F-16 यूक्रेन को दिए जाने थे, उसे भी यूक्रेन भेजने से अमेरिका ने इनकार कर दिया है।
अमेरिका की तरह नेटो भी यूक्रेन को गोला बारूद सप्लाई करने से हाथ खींच रहा है। दरअसल नेटो ने 10,000 करोड़ के सैन्य पैकेज का ऐलान किया, जिसमें यूक्रेन को 155 mm के आर्टिलरी शेल दिए जाने थे। आर्टिलरी शेल की तादाद करीब 2,20,000 राउंड तक थी। चंद महीनों में यह खेप यूक्रेन पहुंचने वाली थी, मगर अब नेटो चीफ ने ऐलान किया है कि यूक्रेन को 155 mm आर्टिलरी शेल देने में फिलहाल नेटो असमर्थ है। आशंका तो ये तक जताई जा रही है कि 2,20,000 राउंड आर्टिलरी शेल यूक्रेन तक भेजने में करीब 24 से 36 महीनों का वक्त लगेगा। बस हथियारों की यही कमी यूक्रेन के लिए बड़ा संकट खड़ा कर सकती है, क्योंकि ज़ेलेंस्की की फौज हथियारों की खातिर पश्चिमी देशों पर निर्भर है। अगर उसे हथियार नहीं मिले, ऐसे में जंग लड़ना तो दूर की बात, वो खुद को बचा भी नहीं पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पुतिन का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। पुतिन खुलेआम ये ऐलान कर रहे हैं कि रूस की सेना, रूस के हथियारों के आगे टिकना किसी के बूते की बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा की जंग में एक ही दिन के भीतर इजराइल को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। हमास के बारूदी जाल में फंसकर इजराइल के 26 सैनिक विस्फोट में मारे गए। इसके बाद हमास के सामने इजराइल ने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, लेकिन हमास ने इसे ठुकरा दिया। अब तक इजराइल का रुख ये था कि गाजा में तब तक युद्ध विराम नहीं होगा जब तक उसकी सेना सारे लक्ष्य हासिल नहीं कर लेती। लेकिन इजराइल ने पहली बार आगे बढ़कर हमास के सामने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है, क्योंकि 22 फरवरी को हमास के ट्रैप में इजराइल की एक टुकड़ी फंस गई। इमारत में आईडीएफ के जवानों ने शरण ली और विस्फोट हो गया। इस धमाके में इजराइल के 22 सैनिक मारे गए। इनके साथ ही इजरायली फोर्सेस के 44 सैनिक भी जख्मी हुए। 23 फरवरी को 4 घायल सैनिकों ने भी दम तोड़ दिया। इजराइल को एक ही घटना में 26 रिजर्व फोर्स सैनिकों का नुकसान उठाना पड़ा। इजराइल सरकार ने इंजीनियर, डॉक्टर जैसे प्रोफेशनल्स को रिजर्व फोर्स के तौर पर जंग में उतार दिया और इनके मारे जाने से उनके परिवारों का दबाव सरकार पर बढ़ रहा है। इजराइल में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जनता कह रही है कि सैनिक भी मारे जा रहे हैं और बंधकों की जान पर भी खतरा बरकरार है। अब इजराइल सरकार संकट में नजर आ रही है। खान यूनिस में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। खान यूनिस हमास का सबसे मजबूत गढ़ है। यहाँ जगह जगह हमास के बारूदी ट्रैप हैं। खान यूनिस की जंग में आईडीएफ के 77 सैनिक मारे जा चुके हैं। हालांकि आईडीएफ ने दावा किया है कि 23 जनवरी को खान यूनिस में हमास के 100 लड़ाके मारे गए। लेकिन 100 के बदले एक भी इजरायली सैनिक के मारे जाने से इजरायली जनता का गुस्सा बढ़ रहा है और इसीलिए इजराइल सरकार को मजबूरन युद्ध विराम पर विचार करना पड़ा है। इजराइल सरकार ने हमास के सामने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव में शर्त है कि इजराइल सरकार 2 महीने तक सीज फायर के लिए तैयार है। सीज फायर के लिए शर्त रखी गई है कि हमास को सभी बंधकों को रिहा करना होगा। हमास ने इजराइल की शर्त को तुरंत खारिज कर दिया है। हमास को मालूम है कि उसकी तोल मोल करने की ताकत बंधक ही है। इजराइल बंधकों की तलाश में गाजा का बड़ा हिस्सा तबाह कर चुका है। अब गाजा के पास गंवाने के लिए बहुत कुछ नहीं बचा है और जंग जारी रखने से इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। हमास अब इजराइल के खिलाफ तैयार हो चुके हालात का फायदा उठा रहा है और सीज फायर के लिए तैयार नहीं है।
इजराइल को सिर्फ हमास से ही नहीं बल्कि हिजबुल्लाह से भी सीधी जंग लड़नी पड़ रही है। लेबनान बॉर्डर पर बैठे हिजबुल्लाह लड़ाके लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं। 23 जनवरी को एक बार फिर हिजबुल्लाह ने इजराइल के एयरबेस पर हमले किए और उसका वीडियो भी जारी किया। इजराइल को 2 फ्रंट की जंग में बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है और खतरे की बात यह है कि उसकी जंग किसी देश से नहीं बल्कि आतंकी संगठनों से है। इजराइल बंधकों की रिहाई और गाजा की सफाई के नाम पर इतनी लंबी जंग लड़ने के बाद भी न अपने दम पर एक बंधक रिहा करा पाया और न ही गाजा से हमास का सफाया कर पाया है। इसीलिए इजराइल सरकार पर आंतरिक दबाव बढ़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चीन ने युद्धपोतों में तैनात रहने वाली रेलगन को एक मैजिक बुलेट से लैस किया है। चीन दावा कर रहा है कि रेलगन के लिए तैयार की गई ड्रीम शेल एडवांस्ड BVR तकनीक से लैस है। मतलब यह है कि किसी भी लक्ष्यभेदी बाण की तरह टारगेट को तबाह करेगी, वो भी हाइपरसोनिक रफ्तार के साथ। क्या चीन ने वाकई ये कारनामा कर दिखाया है? चीनी युद्धपोतों पर तैनात ये वो विनाशक गन है जो सिर्फ समंदर ही नहीं बल्कि आसमान में उड़ने वाले फाइटर जेट को भी पलक झपकते ही तबाह कर सकती है। कामिकाज़े ड्रोन को एक हमले में तहस नहस कर सकती है, क्योंकि चीनी जंगी बेड़े पर तैनात ये सुपर गन 360 डिग्री प्रहार करती है और इसका नाम है रेल गन। चीनी मीडिया दावा करता है कि ड्रैगन नेवी को सर्वशक्तिमान बनाने वाला यही वो हथियार है जिसका एक बार समंदर में मौजूद किसी भी वॉरशिप की धज्जियां उड़ा सकता है। हैरानी की बात यह है कि वॉरशिप पर तैनात होने वाली रेलगन सबसे पहले अमेरिका ने ही बनाई थी, लेकिन चीन ने अपनी रेलगन को एक ऐसी बुलेट से लैस किया है जो हाइपरसोनिक रफ्तार से प्रहार और सैटेलाइट नेविगेशन के जरिए टारगेट का पीछा कर उसे तबाह कर सकती है। दरअसल चीन की नौसेना की तरफ से यह दावा किया गया है कि चीनी नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात काइनेटिक एनर्जी से लैस मैजिक बुलेट लगाई गई है। मैजिक बुलेट में BVR सिस्टम लगाया गया है। मैजिक बुलेट की रफ्तार 8,500 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। मैजिक बुलेट की रेंज करीब 2,500 मीटर तक होगी। मतलब मेड इन चीन की रेल गन में जिस मैजिक बुलेट को लगाया गया है वो हाइपरसोनिक रफ्तार से टारगेट को हिट करेगी, मतलब 8200 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार के साथ। इसके साथ साथ मैजिक बुलेट की खासियत यह है कि इसमें BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज सिस्टम लगाया गया है, ताकि टारगेट अगर मूवमेंट करता है तो रेलगन से फायर की गई मैजिक बुलेट भी टारगेट की दिशा में मूवमेंट करते हुए उसे तबाह करेगी, वो भी सैटेलाइट नेविगेशन के जरिए। असल में रेलगन एक ऐसा हथियार है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ताकत के जरिए बारूदी गोलियां फायर की जाती हैं। मगर चीन जिस मैजिक बुलेट को बनाने का दावा कर रहा है, जिस तरह उसे अचूक और विनाशक बता रहा है, वो असल में तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि मिसाइलें तो BVR सिस्टम से लैस हो सकती हैं, हाइपरसोनिक प्रहार कर सकती हैं, मगर एक गोली इतनी एडवांस हो सकती है, फिलहाल इस पर सस्पेंस है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। किम जोंग की चर्चा इन दिनों उनकी आक्रामकता के लिए हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो ऐसा भी है जिसमें किम जोंग बिल्कुल अलग मूड में नजर आ रहे हैं। वीडियो में किम जोंग एक मैच देखता हुआ नजर आ रहा है। किम जोंग का ऐसा वीडियो आपने बहुत कम देखा होगा। यहां किम के सामने मिसाइलें नहीं बल्कि खिलाड़ी हैं।
किम जोंग मिसाइल के धमाकों पर नहीं बल्कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर ताली बजा रहा है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर 1 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। यहां दर्शकों की जगह सैनिक की वर्दी में लोग मौजूद हैं, जिससे जाहिर हो रहा है कि यह सेना से जुड़े खिलाड़ियों का ही मैच था। आमतौर पर बेहद सीरियस दिखाई देने वाला किम यहां ठहाके लगा रहा है।